बच्चों, आज हम आपको लगातार औद्योगिक नीति के बारे में बता रहे थे। तो सन 1948 को भारतीय संसद में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे, वो आपका जिक्र हम तो आपका कर चुके हैं। लेकिन 1951 में उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 पारित किया गया, जिसकी कुछ बातें इस प्रकार है। इसकी मुख्य बातें: पंजीकरण। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल औद्योगिक उपक्रमों को एक निर्धारित अवधि तक सरकार के पास अपना पंजीकरण कराना होता है। केंद्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जा सकती अथवा चालू संयंत्र का भी विस्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी इसकी विशेषता है बात विशेष संगठन केंद्रीय सलाहकार समिति CAC ये मई 1953 में स्थापित की गई थी, और विकास समिति CDC ये भी एक इसका अंग है, और अन्य समितियां बीच में बनाई गई, और जांच और सजा का प्रावधान भी इसके अंदर रखा गया। अब 1956 में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। उसकी कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। बड़े उद्योग। इस औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने के उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम अनुसूची के उद्योग, द्वितीय श्रेणी के यानी कि द्वितीय अनुसूची के उद्योग, शेष सभी उद्योग तृतीय श्रेणी में रखे गए। इस प्रकार 1956 की नीति की विशेषता गुण जिनकी हम चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि औद्योगिक नीति द्वितीय योजना के बाद देश में औद्योगिक के लिए काफी उपयुक्त मानी गई, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई उसके लिए ये 1956 की औद्योगिक नीति काफी उपयुक्त मानी गई। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया, लेकिन सार्वजनिक को बढ़ाने की अवधि पर बल दिया गया। 1956 की औद्योगिक नीति काफी लोचदार और प्रगतिशील थी। उदाहरण के लिए भारत में उद्योग का राष्ट्रीयकरण की नीति को एक सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया गया, जैसे कि साम्यवादी देश में हुआ था। सरकार ने बिना सोचे समझे राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं समझा, लेकिन यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो राष्ट्रीयकरण करने में हिचकिचाएगी भी नहीं। ये बात सरकार ने कही। सरकार ने अपनी पूंजी नए कारखानों में लगाना बेहतर समझा। वास्तव में सरकार के विकास की दृष्टि से अपने क्षेत्र रखे विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी, जिसकी व्यवस्था करना उस समय निजी क्षेत्र की शक्ति से परे था, जिसमें जोखिम ज़्यादा होने से साधारण उद्योगपति प्रवेश करना पसंद नहीं करते थे। जो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उपक्रम थे जिसमें सरकार का रहना राष्ट्रीय हित में दृष्टि से आवश्यक था, राष्ट्र के तीव्र औद्योगिकरण नींव सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत मूल उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में छोड़ा जाना उचित था। सरकार की 1956 की औद्योगिक नीति व्यवहारिक, प्रगतिशील और विकासोन्मुख मानी गई। इस नीति की सफलता इस बात से प्रकट होती है कि पिछले दशकों में इस नीति ने भारत के औद्योगिक विकास को प्रभावित किया है। बाद की नीतियों में 1956 की औद्योगिक नीति में प्रेमवाद को अस्वीकार करने की बजाय उसी में आवश्यक संशोधन और परिवर्तन करना उचित समझा। वर्तमान में औद्योगिक नीति आर्थिक सुधारों से प्रभावित होने के बावजूद 1956 की औद्योगिक नीति से पूर्णतः विपरीत नहीं मानी जा सकती। यानी कि 1956 की औद्योगिक नीति है, ये एक परिपूर्ण औद्योगिक नीति बनाई गई और इसी में काफ़ी सुधार किए गए। फिर इसके बाद 1970 में लाइसेंस नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। फिर औद्योगिक नीति संशोधित लाइसेंस नीति 1973 में उदारीकरण की शुरुआत की गई। उदारीकरण से तात्पर्य सरकार उद्योग लाइसेंस देने के मामले में काफ़ी उदार हो गई, और उदार से तात्पर्य यानी कि उसको उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए सरकार ने काफ़ी उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनको काफ़ी
रियायतें दी गई और उनमें जो है काफ़ी सुधार किया गया या छूट दी गई। ये तात्पर्य है उदारीकरण से। फिर 1975 के औद्योगिक नीति का आर्थिक उदारीकरण की दिशा में काफ़ी कदम और हुए। इसके पश्चात फिर जनता सरकार द्वारा 31 मार्च 1978 को फिर लाइसेंस नीति में परिवर्तन किया गया और फिर इसके पश्चात इसकी जो लाइसेंस नीति इसकी कमियों को दूर किया गया। फिर जनता सरकार की औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 1977 को पारित की गई, जिसका जिक्र हम आपको बाद में करेंगे। दैट्स ऑल।